अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज लुबना शाहीन, आपकी होस्ट पेरेंटिंग एंड एजुकेशन पॉडकास्ट में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम हर दफ़ा एक नए सितारे के साथ आते हैं। तो इस दफ़ा जो सितारा हमारे साथ है उनका नाम है शेख अब्दुल हसीब इंडिया वाला। तो ये हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि ये हमारे हमसाए भी हैं और हम बेसिकली तो अलग अलग मुल्कों में रहते हैं लेकिन हम लोग एक हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए इनकी तरफ चलते हैं और इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि ये कौन है, कहाँ से हैं और क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल हसीब भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा और अब आप हमें अपने कीमती अल्फाजों से नवाजेंगे। जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंडिया मुंबई से हूँ और मैं शेख अब्दुल हसीब इंडिया वाला, मैं इंडिया मुंबई से हूँ। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी मेरे लिए टाइम निकाला। टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और आप मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, एजुकेशन में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा आपकी ज़ात से, अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है। और आपने मुझ जैसे छोटे लोगों को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। कोई इंसान भी मेरे ख्याल से छोटा बड़ा नहीं होता। हम सब के अंदर ये एक ऐसा कोड होता है जो एक दूसरे के साथ हमें अटैच करता है और बिल्कुल, हम एक दूसरे से सीख के ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इवन हम सही। एक छोटे से बच्चे से भी सीखते हैं और एक बिल्कुल, बड़े से भी सीखते हैं, किसी बुजुर्ग से भी सीखते हैं। तो कुछ हम सही, आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल, जो है वो जर्नी आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, अपने बारे इंशाल्लाह। में बताएं आप, जो है वो कैसे एजुकेशन कहाँ तक है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं और क्या करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मैं फ़िलहाल अभी मुंबई इंडिया से हूँ। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है सब बिज़नेस माइंड है और सब बिज़नेस में बिज़ी रहते हैं। और मतलब दादा-परदादा जनरेशन वाइज़ जितनी नस्ल हमारी मुंबई में जो आई है, सब बिजनेस में और बिजनेस ही में बिजी है। और एजुकेशन बस एक लेवल तक, जैसे 12th साइंस पढ़ लिए या फार्मेसी कर लिए या इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिए, मैं वो कितना भी कोर्स वगैरह कर लेते हैं। और जो जनरेशन वाइज जो बिजनेस है, जो नस्ल दर नस्ल, वो छूटता नहीं है। मतलब मेरा एक हम्म। भतीजा अल्हम्दुलिल्लाह फार्मेसी भी किया हुआ और रिश्तेदार में बहुत सारे इंजीनियर भी है। मगर वो इंजीनियर होने के बावजूद उनको लगता है कि भाई हमें जो जॉब से ज़्यादा हमारे जो जनरेशन वाइज जो बिजनेस है, जैसे पान मसाले से रिलेटेड जो बिजनेस है होलसेल का, एजेंसी का, तो वो उसी वही करते रहते हैं। और मेरा जो मामला था, मेरा तो कुछ थोड़ा खानदान से थोड़ा मामला अलग हट के था, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे दीन दुनिया की दोनों तालीम दिलवाए। खास तौर पे मुझे, मैं 5-6 साल मदरसे में भी पढ़ा हूँ, 1 साल आलिमियत का पढ़ाई करके मैंने छोड़ दिया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 12th साइंस में पास हूँ, साइंस से। और उसके अलावा मैं मुकम्मल हाफिज़ कुरान हूँ। और आलिमियत में गया तो बस 1 साल पढ़ाई किया, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था तो मैंने छोड़ दिया। मतलब फिजिकली तौर पे मैं हाजिर नहीं रहता था मदरसे में, हम्म। फिजिकली तौर पे हाजिर रहता था, मेंटली तौर पे हाजिर नहीं रहता था। तो एग्ज़ाम नहीं अच्छा। दिया मैंने मदरसे में, मैंने मदरसे के पढ़ाई ड्रॉप करके फिर कंटिन्यू बिजनेस में बिजी हो गया मैं। और हम्म। रेहान सर की जो ये ऑनलाइन जो क्लासेस है, एक जुजीना एजुकेशन वाली यूपी इलाहाबाद से है, और एक पर डॉक्टर वाली है जो वहाँ की, मतलब मेरी फैसिलिटर है। 1 साल से ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई किया, एक 8 साल, एक 11 साल की है। तो वो दोनों बच्चे मुझे फजरबाद पर्सनली जूम पे मुझे पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनत है, और सर रेहान की, और सर रेहान की जितनी टीम है और जितने उनके स्टूडेंट है, सबकी मेहनत आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे हूँ। और मेरी लाइफ जर्नी कुछ छोटी से थोड़ा इंट्रोडक्शन यही रहा है। और आपको एक और बात मैं बताता चलूँ, मैं 28 साल की मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एज है, मेरी एक वाइफ है और बेटी है एक मेरी, और ज़ईफ़ वालदा है। तो और साथ-साथ में मैं बताता चलूँ, मेरे घर में एक सिवाय डॉक्यूमेंट्स के अलावा कहीं फ़ोटो परमिशन नहीं है। मतलब ये जो फेस है, चाहे जेंट्स हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं सोचा था, नहीं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मैं लाइव आऊँगा कभी। तो ये सब सर रेहान सर की और उनके रेहान सर की जितने टीम मेंबर लोग हैं, और जितने उनके साथ जो एजुकेशन से जो जुड़े हुए लोगों की मेहनत है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरा सिवाय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड और बैंक अकाउंट और जितने डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपको तस्वीर मिलेगी। उसके अलावा मेरे जितने सोशल मीडिया अकाउंट है, आपको तस्वीर कहीं नहीं मिलेगी मेरे पुराने जितने भी, आप चेक कर लोगे। बस ये 1 साल जब से सर रेहान से मैंने ज्वाइन किया हूँ, तब मैंने सर ने मुझे गाइड किया कि एक होना चाहिए आपका एक, मतलब
आईडी की तौर पे कि ये बंदा कौन है, ये हसीब भाई है, तो उनके सजेशन में मैंने शुरू कर दिया। बीच में कई दफ़ा मैं तस्वीर हटा दिया, फिर रखा, फिर हटा दिया, फिर रखा, सर सजेशन करते रहते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज सर की बरकत से, सर की पूरी टीम की बरकत से और जुजीना एजुकेशन वाली, इफ़्फ़त डॉक्टर वाली, उनकी बरकत से आज मैं लाइव आने लगा हूँ। आज मेरे अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह डर, खौफ और जो गलत मतलब वो कन्फ्यूज़न वगैरह थी, गलतफ़हमियाँ थी, सब खत्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मेरी बेटी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ, जब भी 5 साल की होने वाली है, वो भी ऑनलाइन जॉइंट हो जाएगी। माशाल्लाह। सर रेहान अल्लाह वाला के साथ कैसे आपका कनेक्शन बना? उनके बारे में आपको पता कैसे चला? फिर आप कैसे जुड़े बिल्कुल। उनके साथ और फिर इस इदारे के साथ कैसे जुड़े? बिल्कुल। यस सर, रेहान अल्लाह वाला सर से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं 13 साल का था, वो टाइम में कलर टीवी और कौन-कौन सी टीवी आती थी मुझे याद नहीं है। तो एक शॉप में हमारे मुंबई के एकदम करीब में भिवंडी करके इलाका पड़ता है, ज़िला है वो। वहाँ पे मैं कुछ काम से गया था अपना पर्सनली या वालिद साहब के पर्सनली काम से गया, तो वहाँ पे 2008 में फर्स्ट टाइम मैं आपकी कंट्री के स्कॉलर को मैं देखा था। 2008 में जब मेरी एज मुझे लगता 12-13 साल की थी। तो वो दिन से लेकर आज के दिन तक मैं आपकी कंट्री के जो पॉजिटिविटी जो फैलाने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। तो ऐसे फॉलो करते-करते सर रेहान अल्लाह वाला सर मिले, ज़ीशान उस्मानी सर मिले, आज़ाद शाह वाला सर मिले और आपके तो बहुत और भी बहुत सारे नाम हैं। तो मैं इन लोगों की ना शॉर्ट वीडियो देखता था। ज़ीशान उस्मानी सर ज़्यादातर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं। उनका शायद ही कोई वीडियो मैं मिस करता हूँ। और रेहान अल्लाह वाला सर का शॉर्ट वीडियो, जैसे मैं कहीं डॉक्टर के पास गया या कहीं मैं किसी के पास यानी प्रोफेशनल के पास गया, जिनके पास अपॉइंटमेंट लिया तो आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो जो वक़्त बचता था या तो मैं पीडीएफ फाइल में रीडिंग करता था, या मैं गवर्नमेंट बस में बैठा हुआ, ट्रेन में बैठा हुआ, तो पीडीएफ फाइल में रीडिंग करता था या शॉर्ट वीडियो देखता था। जैसे मेरे घर से लेकर मस्जिद 2 मिनट की दूरी पे है, तो मैं जा रहा हूँ तो स्क्रॉल करते हुए जाता था। तो ऐसे ही करते-करते मेरे अंदर अवेयरनेस है चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी यूज़ करने लग गया। फिर कॉल एनी की आई। अब कॉल एंडी कोई रीजन की वजह से आईफोन में यहाँ पे इंडिया में चलता है और लैपटॉप में भी चलता है, मगर एंड्रॉयड में नहीं चलता। क्या रीज़न अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये सब मैं चीज़ें यूज़ कर देखते देखते एक दिन ट्विटर पे सर रेहान अल्लाह वाले को मैंने मैसेज किया, तो सर ने मुझे दौलत सर का नंबर दिया। जब दौलत सर का नंबर दिया तो मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, इसको मतलब इग्नोर कर दिया मैंने। फिर कुछ दिनों के बाद से मैं सर का वीडियो इंटरव्यू वगैरह देखते रहता था। फिर एक दिन मैंने रात में 2:30-3 बज रहा था मुंबई में, और वो टाइम शायद से मुझे जहाँ तक याद है सर यूएसए में थे। ये 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ या 8-9 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो सर से कांटेक्ट किया, सर को मैंने अपना नंबर दिया और अपना, फिर सर ने मुझे फ़ोन किया यूएसए से और कन्वर्सेशन हुआ आधा पौना घंटा। बात करते-करते यहाँ पे तहज्जुद का वक़्त हो गया। तो सर का जो अंदाज़ था, जो बात करने का अंदाज़ था, जैसे एक वालिद अपने बेटे से बात करता, माँ अपनी बेटी से बात करती है, टीचर अपने स्टूडेंट से बात करते, वही पूरा अंदाज़ मुझे मिला। बहुत मुतासिर हुआ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सजेशन से, उनके मशवरे से और उनकी हिम्मत से, और तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ, सर को मैंने बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, फ्रस्ट्रेट किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। शायद ही मुझे लगता है कोई बंदा इतना किया होगा जितना मैंने कर दिया। क्योंकि हर छोटी सी प्रॉब्लम आती थी, रेहान सर को पर्सनली मैसेज करता था उनके यूएसए वाले नंबर पे। इतने मैसेज शायद से मुझे लगता है अगर मैं किसी और को करता तो सामने वाला बंदा मुझसे परेशान होकर ब्लॉक कर देता। बस सर रेहान को मैंने कहा था कि सर आप भी मुझे ब्लॉक कर दीजिए, और मैं बुरा भी नहीं मानूँगा, और मैं ये आपको जो काम-काज है पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड, ये होल्ड भी नहीं करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सर के अंदर बहुत ज़्यादा सब्र बहुत है, पेशेंस बहुत है। तो वो सब सब्र पेशेंस की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इतनी सारी मेरे अंदर जो भी चेंजिंग है, जो बंदा कभी लाइफ में अपना फ़ोटो नहीं रख सकता था घर में, ऐसा कंडीशन थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइव आना शुरू हो गया। सभी रेहान अल्लाह वाला सर हो गया, ज़ीशान उस्मानी सर हो गया, कासिम अली शाह हो गया, ये सब मेरे मतलब इनको देखते रहता था मैं यूट्यूब वगैरह पे। तो अवेयरनेस आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो यहाँ पे आपने ये जो बात की ना कि जो आपकी कंट्री के पॉजिटिव लोग हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ। ये आपकी भी कंट्री है। आपकी बिल्कुल कंट्री सही, पाकिस्तान भी है और इंडिया भी सही, हमारी ही कंट्री है। तो बिल्कुल हम लोग सही, अलग नहीं है, हम लोग एक ही हैं। और बिल्कुल सही, अच्छा, आपके काम के साथ अब जैसे आप रेहान साहब के साथ कनेक्ट हो गए, उसके बिल्कुल। बाद आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि उनके साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमें अपने नाम के साथ एक वाला या वाली लगाना पड़ता है। तो आपने इंडिया वाला ही क्यों लगाया? मतलब बिल्कुल, जैसे बहुत आप सही।
बिल्कुल जैसे फोटो आपने कही तो आप कोई ऐसे लगा सकते हैं ना, जैसे एडिटिंग वाला या बिल्कुल डिजाइनिंग वाला या बिजनेस वाला। जैसे आपने कहा कि आपका बिल्कुल खानदानी काम जो है वो बिजनेस है, तो बिजनेस बिजनेस बिल्कुल वाला लगा देते हैं। तो ये इंडिया वाला क्या मतलब, ये क्यों लगाया? और मैं वैसे इम्प्रेस भी इसी नाम से हुई थी, इंडिया वाला, जब मैंने बिल्कुल आपकी सही आईडी देखी। तो मैंने कहा बिल्कुल आपने किसी इंडियन भाई का जो है वो इंटरव्यू किया था, तो इसलिए फिर मैंने आपको मैसेज किया। बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले मैं बताता चलूँ, इंडिया वाले से पहले हम लोग जनरेशन वाइज़ यानी दादा, परदादा जितने हम लोग जनरेशन वाइज़ आज़मी लिखते थे। आज़मी यानी हम ज़िला आज़मगढ़ यूपी के जनरेशन वाइज़ वहाँ के रहने वाले हैं। म बिज़नेस के सिलसिले में हमारा मुंबई आना हो गया, तो हम जनरेशन वाइज़ यहीं पे हम लोग शिफ्ट हो गए। जो मुंबई से आज़मगढ़ यूपी 1700 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो हम आज़मी लिखते थे। आज़मी लिखने का मतलब ये रहता है हम आज़मगढ़ यूपी के रहने वाले, ज़िला आज़मगढ़। तो सर क्या रहा है कि सर आप भी कुछ लगाइए रेहान सर का, तो मैं मुंबई वाला कर दिया। फिर मेरा गोल ये रहा कि मुंबई में सर का जो मैसेज है, सर का जो पैगाम है, सर के जो ऑनलाइन वाले जो सिस्टम है, 8 साल की उम्र की बच्ची से लेकर मेरी खाला की एज की 65 ईयर्स की और नूर पोइट्री वाली करके उनका भी मेरा इंटरव्यू हो चुका है। हर उम्र के, हर एज के, हर कंट्री के, हर सिटी के, और जहाँ इंटरनेट की सहूलत है वहाँ भी, और जहाँ बराबर से नहीं वहाँ हर बच्चे लोग कनेक्ट है सर के। तो मेरी ये थिंकिंग थी मुंबई में जितनी भी पॉपुलेशन है, 3 करोड़ हो या 30 करोड़ हो, जो भी XYZ या 3 मिलियन हो, तो मुझे सर के पैगाम हर रिलीजन में, हर लैंग्वेज में मैं लेके फैल जाऊँ। तो सर ने मुझे मशवरा दिया आप इंडिया के लेवल पे आप गोल सेट करिए। तो मैंने इसलिए इंडिया वाला कर दिया। तो इंडिया में जितने 30 स्टेट है, फिर उसकी 30 कैपिटल है, फिर उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस है, पंजाबी, बंगाली, आसामी, बिहारी और मद्रासी और बहुत सारी मराठी और आसामी, बहुत लैंग्वेजेस है, क्योंकि यहाँ पे हर 100 किलोमीटर पे कल्चर, लैंग्वेज, तहजीब, तमद्दुन चेंज होता है। तो मेरे अब थिंकिंग ये गोल सेटअप ये होगा, सर का जो मैसेज है मैं पूरे इंडिया में लेके फैल जाऊँ, और सर के जो वो है हर लैंग्वेज में उसको मैं फैलाऊँ, और जितना से हो सके। जैसे आप लोग का हेड क्वार्टर है ऑनलाइन रेहान स्कूल का है, फिजिकली और ऑनलाइन तौर पर कराची है, कोरंगी है, कोरंगी टाउन है, मुनव्वर कैंपस है और इस्लामाबाद वगैरह है। तो मैं सोचता हूँ मुंबई से शुरुआत करके सिलोली सिलोली उसको पूरा वो कर लूँ। तो वही मेहनत में लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से पूरी उम्मीद है देर ज़िंदगी में नहीं तो ज़िंदगी मौत के बाद इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द ज़रूर आएगा कि सर रेहान का जो मैसेज है, जो पैगाम है, हर लैंग्वेज में, हर रिलीजन में, हर स्टेट में, हर ज़िला में, हर गली कूचे में, हर पोस्ट एरिया में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। और इसमें अमीर से अमीर बच्चा भी पढ़ सकेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकेगा, और गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होगा और एजुकेशनली स्ट्रांग भी होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम आपस में मेल मोहब्बत से रहेंगे। और दूसरी बात आपको बताते चलो, हमारा जो ये बर्रे सगीर का एरिया है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा वगैरह, हमारे सब दिल मिले हुए हैं। मगर कुछ पॉलिटिकली इशू की वजह से बस वो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, मगर आप यकीन जानिए हमारे सबके दिल अंदर से मिले हुए हैं। वो हम जानते हैं, हमारा रब जानता है। बस बहुत जबरदस्त, ऐसे ही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने वहां पे हैं, वहां के भी बहुत बिल्कुल सारे लोग हैं जो यहाँ पे हैं। मैं अगर अपनी पर्सनल बताऊं तो मेरे जो इन लॉज हैं उनके बहुत सारे रिलेटिव्स वहां हैं, और वो कुछ टाइम पहले वहां पे जाते भी थे, वहां से फिर वो लोग आते भी थे। तो अल्लाह करे कि कुछ ऐसे मामला सेटल हो के हमारा आना जाना फिर बिल्कुल से शुरू हो। सही बिल्कुल हमारे देखने वालों को बताएं, हम लोग क्योंकि बहुत इस चीज को एडमायर भी करते हैं अपने जो है वो मुंबई के बारे में। वहाँ की कुछ स्पेशलिटीज बताएं, क्या खानों में ज्यादा जबरदस्त है, ज्यादा खूबसूरत जगह कौन सी है, ताकि हमें पता चले आपके थ्रू कि इंडिया कितना खूबसूरत है। इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे खाने को लेकर और घूमने को लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हर हर कंट्री में अपनी अपनी चीज़ें होती है। अभी जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो ये चारों तरफ से, आपके जैसा कराची वैसे मुंबई है, चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। और दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए दुनियावी एतबार से, ये हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ। हॉलीवुड किसको बोलते हैं, बॉलीवुड किसको बोलते हैं, उसका हेड क्वार्टर माना जाता है। सर अमिताभ अच्छा। बच्चन का जो घर है, मेरे घर से कुछ बाय वॉकिंग अगर मैं जाऊँ 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अच्छा और अच्छा। जो हाँ शाहरुख खान सर का है, बाय अगर मैं राइडिंग जाऊंगा तो 15 से 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे
विराट कोहली हो गए और जितने अपना रफ़ी मोहम्मद हो गए, और मतलब ये जितने जो फेमस लोग हैं इंडिया के, ज़्यादातर वो मुंबई में रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली हब माना जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे बहुत है, और दूसरा यहाँ पे अमीर से अमीर भी है, जैसे अंबानी और अडानी कहा जाता है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे गरीब से गरीब भी है। और हमारे मुंबई में एक डायलॉग बोला जाता है कि मुंबई भूखा सुलाती है मगर भूखा उठाती नहीं है। मगर आप सुबह उठेंगे तो आप भूखे नहीं उठेंगे, जैसे आपका कराची का मामला है और दुबई हो गया, ये सब एक साथ मैच खाते हैं। तो ये सब चीज़ें और घूमने की चीज़ें भी बहुत हैं। जैसे मैं छोटा था, जब मैं मदरसे में पढ़ता था, तो एक्सेल वर्ल्ड वगैरह घूमने गया था, बहुत मज़ा आया था। एक्सेल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, और अपना यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं और बहुत सारी चीज़ें जो घूमने की है, जो गेट ऑफ इंडिया वगैरह हो गए, अंग्रेज़ों के टाइम की बहुत सारी चीज़ें बनी है, वहाँ भी घूमने मिले। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। मगर मुझे जो सबसे ज़्यादा जो अभी तक अच्छा याद है, जब मैं मदरसे के टाइम में गया था, गेट ऑफ इंडिया गया था, नहीं अल्लाह तोबा, इधर एक्सेल वर्ल्ड गया था, वाटर किंगडम, उधर बहुत मज़ा आया था और उसमें बहुत अच्छा लगा था, पूरा दिन चला जाता उसमें। उसके लिए तारीफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इतना मालूम नहीं है। तो यहाँ पे खाने के उससे लेकर चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, अरबियन डिश, तुर्की डिश, और अपना हैदराबादी बिरयानी, और अलग अलग डिशेस बहुत सारी होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंडिया से हर कल्चर, हर लोग, जैसे बंगाली है तो उनका अपना अलग खाना है, पंजाब वाले उनका अलग खाने का, मराठी है उनका अलग है, यूपी है उनका अलग है। हर किस्म की वैरायटीज़ आपको मिल जाएगी और हर किस्म के आपको डिशेस मिल जाएगी यहाँ पे। यानी एक खाओ गली करके बोला जाता है, खास तौर पे मुस्लिम एरिया में। खाने के जो एरियाज होते हैं, होटल वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, तो खाओ गली नाम रख दिया जाता है। जैसे भिंडी बाजार हो गया, फिर कुरला में हो गया, मेरे घर के करीब जो कि शरी में हो गया, तो वहाँ पे फालूदा हो गया, बाबा फालूदा हो गया, और खाने के इतने सारे वो चीज़ें। तो मुस्लिम इलाकों में अक्सर देखा गया हूँ, साथ को हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर्स हो गए एग्री ना करते हो, मैंने दो चीज़ नोटिस किया हूँ, एक खाने की चीज़ें ज़्यादा रहती है और दूसरे हॉस्पिटल। मतलब तुम खाओ बाहर का और जाके हॉस्पिटल में आके तुम इलाज करवा के आओ। और एजुकेशन का डिपार्टमेंट थोड़ा कम दिखता है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम एरियाज़ में मैं मुंबई में नोटिस करता हूँ, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा, और दूसरा साथ साथ में हॉस्पिटल कदम ब कदम। तो हाँ, तो ये दो चीज़ ज़्यादा दिखती है, और उसके नतीजे में मुझे लगता है ज़्यादा हो तो एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें दिखना चाहिए, मगर ये चीज़ थोड़ी कम है। इंशाल्लाह हम जैसे लोग मेहनत करेंगे, आने वाली जनरेशन मेहनत करेगी, जो हमारा फ्यूचर मुस्तकबिल है, इंशाल्लाह वो भी दिन दूर नहीं जब हम एजुकेशनली भी इम्प्रूव हो जाएंगे और फाइनेंशियली भी इम्प्रूव हो जाएंगे। इंशाल्लाह। और वैसे भी आपके यहाँ बहुत टेक्नोलॉजी में और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा आगे हैं लोग। अच्छा, आपने कहा कि आपको बचपन से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो बिल्कुल जो ट्रैवलिंग है दुनिया में अगर आपको करनी पड़े तो आप कौन कौन सी कंट्री में करेंगे और क्यों? बिल्कुल। अभी मैं अगर इस्लामिक इज़्म से बताऊँ तो सबसे पहले अगर मुझे जाना रहेगा तो मक्का मदीना हो गया, इराक हो गया, मस्जिद अक़सा हो गई, जो इस्लामी एतबार से है। और अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूँ, मुझे सिंगापुर, मलेशिया और जापान वगैरह ये सब कंट्री पसंद है। और घूमने-फिरने के एतबार से बोलूँ तो व्लॉग वगैरह बहुत देखता हूँ मैं। आज आपको बताता चलूँ, आपके वहाँ के जियो न्यूज़ के एक दिन जियो के साथ सोहेल वड़ाइच करके कुछ नाम है, उनका मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। उन्हें एक दिन जैसे आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, एक दिन मौलाना फजलुर रहमान के साथ, एक दिन फलाह के साथ, एक दिन फलाह पॉलिटिक्स के साथ, तो बहुत देखता रहा। एक दिन उनका मस्कत का भी था, तो जब मस्कत हो गई, मतलब सब यूएसए हो गया, यूके हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। मेरी मेरी थिंकिंग मेरी ये है कि फाइनेंशियली मैं खुद भी स्ट्रांग हो जाऊँ। और फिर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक आया था, कुल सीरू फिल अर्द, कि अल्लाह पाक की इतनी बड़ी ज़मीन है, जाओ देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह पाक ने कैसे कैसे समंदर दिए, कैसे कैसे पहाड़ियाँ दिए, कैसे कैसे नेचुरली चीज़ है, जाके देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और ये अल्लाह पाक ने हम इंसानों के लिए बनाया है। तो ये तो पासपोर्ट भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इरादा भी है मेरा जाने का। बस सबसे पहले इरादा है उम्रा करने का, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंशाल्लाह जो एजुकेशन से रिलेटेड कंट्री है, जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है, वो सब कंट्री के मेरे को विजिट करना है। और वहाँ की जो पॉजिटिविटी चीज़ है, जो जो हमारी कंट्री में अभी तक नहीं है, वो सब चीज़ों को लेके आगे उसको और आगे ले जाना है। इंशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, हसीब भाई ये बताएं कि जैसे आपने कहा आपका बिजनेस है, ठीक है, फिर आप रेहान अल्लाहवाला के साथ भी अटैच हुए, फिर आपको पता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इससे रिलेटेड स्किल्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अपने बिजनेस के साथ इसको कैसे रिलेट करते हैं? मतलब जो आपका बिजनेस है उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये कंप्यूटर और इसका बिल्कुल। यूज
कैसे लेकर आएंगे? बिल्कुल, मैं बताता चलूँ, मैं 12th साइंस से तो पास हो गया, वो अल्लाह के फजलो करम से हो गया कि मेरी गवर्नमेंट की बरकत से, अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं बताऊँ, मैं मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। तो अच्छा। मुझे बिज़नेस में मुझे हिसाब किताब माइनस प्लस पूरा हिसाब किताब करना रहता है, तो मुझे चैट जीपीटी की मदद मिलती है। जैसे कि हम्म, एग्जांपल मैं बताऊं, 12,000 की चीज़ है, 12,000 में सेल हो रही है और उसमें कुछ अच्छा। कंडीशन लग गई, अगर फला आप आईडी यूज़ करेंगे तो आपका 10% डिस्काउंट। अब मुझे इतना दिमाग नहीं चलता कि 10% डिस्काउंट 12,000 में कितना होगा, 12,000 में 10% डिस्काउंट 1,200 रुपये आता है। तो मैं वो क्वेश्चन फ़ौरन चैट जीपीटी पे डालता हूँ कि हम्म, चैट जीपीटी से मैं क्वेश्चन करता हूँ 12,000 का 10% कितना हुआ, तो फौरन मुझे वो रिप्लाई दे देता है। तो मैं कैलकुलेटर के बजाय चैट जीपीटी पे चला गया, मैं गूगल ट्रांसलेट की बजाय चैट जीपीटी पे आ गया। तो ऐसी बहुत सारे जो एप्लीकेशन जिसको मैं डिलीटेड नाउ कर दिया परमानेंटली, उसका अल्टरनेटिव मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, उसके अंदर इश्तेहार वगैरह नहीं है, मतलब माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो बीच में इश्तेहारात वगैरह इतने आने लग जाते हैं कि जैसे लगता है कि हम वो काम करने में डिस्टर्ब होने लग जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और इश्तेहारात से सबसे पहली बात है पाक है, और दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा मटेरियल है उस पर, इस्लाम से रिलेटेड हो गया, बिजनेस से रिलेटेड हो गया, और कुछ चीज़ें पर्सनली तौर पे दिमाग में चलती रहती है, उसका क्वेश्चन हम पूछने किसी से शर्माते हैं, तो वो भी हम क्वेश्चन पूछो तो सेटिस्फाई क्वेश्चन देने की कोशिश करता है वो। तो ये सब चीज़ें खास तौर पे बिजनेस में जो हिसाब किताब का मामला होता है, माइनस प्लस, फला चीज़ इतने की पड़ी तो फला मार्केट में क्या हिसाब से चलाना, अपना क्या प्रॉफिट बनेगा कैसा है, तो ये सब मैं चैट जीपीटी की मदद लेता हूँ। और बहुत सारे जैसे इंग्लिश में आर्टिकल वगैरह आते हैं, तो उसको मैं कॉपी करके इस पर चैट जीपीटी पे अपलोड कर देता हूँ कि मुझे इसका उर्दू ट्रांसलेट करके बताइए या रोमन उर्दू करिए, तो फ़ौरन गाइड कर देता है। तो और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं कि जिसका हमें कभी आंसर नहीं मिला 28 साल की एज में, तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, तो उसको मैच करते हैं कहीं ना कहीं ये चैट जीपीटी भी सेटिस्फाई जवाब दे रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें आई है, बहुत बदलाव आया है। और चैट जीपीटी यूज़ करने के अंदर जो मेरे अंदर अवेयरनेस आया है, सर रेहान अल्लाह वाला सर की जो शॉर्ट वीडियो है, उन्होंने इतना चैट जीपीटी का तस्करा किया, इतना किया, दिलो दिमाग में जो समा गया, यानी घुस गया। हम्म, चैट जीपीटी एआई चैट जीपीटी, और दूसरे एक इंडियन यूट्यूबर है दिलू राठी करके, वो भी चैट जीपीटी से रिलेटेड बहुत वीडियो बनाए। तो और जीशान उस्मानी सर की तो बाकायदा मेरे पास हार्ड कॉपी में किताब है, सना रशीद जीशान उस्मानी सर, उनकी एआई से रिलेटेड मेरे पास किताब है हार्ड कॉपी में, तो वो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिट हुआ, इसमें टाइम भी बचता है, वक्त भी बचता है और काम भी आसान हो जाता है। अच्छा, नसीब भाई ये बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए इंडिया का, तो क्या चेंज लाएंगे? एक दिन के प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो शायद से मैं, याद आ रहा मुझे, कोई एक पिक्चर निकली थी शायद, एक दिन का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, तो वैसे वो मैंने मतलब देखी थी, लेकिन आप अपना हाँ, बताएं। आपने हाँ पिक्चर के ठीक है। अकॉर्डिंग नहीं बताना, आपने अपना बताना है कि आप क्या चेंज लेकर आएंगे। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन पे मेहनत करूँगा, क्योंकि देखो मैं बताता चलूँ, मैंने जो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, तो हमारा जो कुरान शरीफ जो शुरुआत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, यानी पढ़ने पढ़ाने से हमारा मामला शुरू हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं एजुकेशन पे मेहनत करूँगा। सेकंड नंबर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, लेडीज़ हो या जेंट्स हो या हमारा कोई भी पर्सन हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, मतलब सब लोगों को मैं एक एजुकेशन के मामले में और एक फाइनेंशियली स्ट्रांग, यानी अपने पर डिपेंड रहे, ये दो चीज़ों पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद धीरे 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 जो प्रॉब्लम 70-75 सालों में सॉल्व नहीं हुई, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, वो भी अमन प्यार मोहब्बत के साथ में, ना कि इख्तिलाफात के साथ में, ना लड़ाई झगड़े के साथ में, ना नेगेटिव चीज़ के साथ में, बल्कि पॉजिटिव चीज़ के साथ में, प्यार मोहब्बत अमन के साथ, जो हमारे साथ 70-75 सालों से जिसका सोल्यूशन नहीं निकल पाया। जैसे अभी ये बारिश में आप देख लिया, आपका कराची वहाँ डूब रहा है, तो हमारे यहाँ मुंबई डूब रहा है। तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कुछ ना कुछ, क्या वजह इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अदर कंट्री में इसका सोल्यूशन हमारे वहाँ क्यों नहीं है? ये आपके वहाँ कराची में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे यहाँ मुंबई में हो जाती है, जो फाइनेंशियली हब है दोनों दोनों कंट्री का। तो इसका सोल्यूशन निकालें हम बैठ के, इसका हल निकालें। कितने लोगों की, अभी मैंने कल परसों न्यूज़ पढ़ा था, शायद से 12 या 22 लोग न्यूज़ का डेटा बता रहा हूँ हलाक हो चुके हैं। रीज़न क्योंकि वो पानी मतलब यहाँ पे मतलब सर्वाइव नहीं हो पा रहा है,
और आजू बाजू समंदर है तो क्या रीज़न है, तो उसका हल निकालना चाहिए। हर साल मतलब हम देख देख के एकदम इरिटेट हो गए कि आने वाली जनरेशन कब तक इसको देखते रहेगी, कब तक इसको फेस करते रहेगी। तो और आपने जो कहा है कि सबसे पहले मैं एजुकेशन पे फर्स्ट मेहनत करूँगा, सेकंड नंबर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तो अपने बलबूते पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दो, और बाकी का थर्ड नंबर फोर्थ नंबर स्टेप बाय स्टेप करते रहूँगा। जबरदस्त। अल्लाह ताला आपके इन ख्वाबों को पूरा करे। अच्छा, आमीन। ये बताएं कि जैसे आपने मदरसे की तालीम हासिल की, फिर हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल किया, फिर बिजनेस में आए, ये आपके वालिदैन की ख्वाहिश थी, ऐसे ही थी? बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है खानदान फैमिली जिस तरफ जाती है, अगर वो सारे डॉक्टर हैं तो मोस्टली बच्चे भी डॉक्टर बन रहे होते हैं, इंजीनियर है बिल्कुल। तो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे होते हैं। आपकी फैमिली बिजनेस कर रही है, आप बिजनेस करते हैं। अगर जी, आप बिजनेस ना करते और ये दीनी तालीम हासिल ना करते तो फिर जो है वो अब्दुल हसीब क्या करते, मतलब आप क्या होते, क्या बनते आप अपनी मर्जी से? बिल्कुल। अगर मैं बिज़नेस ना करता और मैं दीनी तालीम ना हासिल करता, तो मुझे जहाँ तक याद है मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब वग़ैरह करता, या तो हो सकता है हमारे वहाँ जो यूपी और बिहार, जो बंगाल और जो हम्म, ये तरफ का पट्टा जो पड़ता है, यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर जो अगर एजुकेटेड नहीं है, ये नॉन एजुकेटेड तबका है, और ज़्यादातर गल्फ़ कंट्री में जाके जैसे सऊदी, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन और जितनी गल्फ़ कंट्री में जाके वो नौकरी करते हैं, और नौकरी करके खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, घर वालों को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उनकी ख्वाहिश ये रहती है हमने अगर पढ़ाई नहीं किया तो हमारी फैमिली में कोई बच्चा पढ़ाई कर लेवे। तो ज़्यादातर मैं और भी दूसरी तरफ जैसे मैं बताया, ये तो मेरे अब्बू की तरफ जो ख़ानदानी रिश्ता आ रहा है वो सब बिज़नेस माइंड है, और जो अम्मी की तरफ का जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादातर सब गल्फ़ कंट्री में मतलब जॉब वगैरह करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं। कोई अच्छी पोस्ट पे है, कोई फैमिली वीज़े पे है, कोई मस्कत में है, कोई दुबई में है, कोई कतर, कोई बहरीन में, कोई सिंगापुर में है, कोई मलेशिया में। ये सब अम्मी की तरफ से मतलब सब ये माइंड है, और अब्बू की तरफ वाला जो माइंड है सब बिजनेसमैन माइंड है। तो दोनों तरफ में से मैं किसी जगह जाता, दोनों तरफ में भी कहीं भी नहीं जाता, तो ऐसा हो सकता है मैं कहीं हेल्पर के तौर पे कहीं बाहर कंट्री में होता, वहाँ पे काम करता। अपना अगर नहीं पढ़ा होता तो हो सकता है अपनी जनरेशन को पढ़ाता, या कोई फाइनेंशियल कमज़ोर है रिश्तेदारों में मरो पैसे की ना होने की वजह से नहीं पढ़ाई करते तो उनकी हेल्प कर देता। तो यही सब रहता है अब्दुल हसीब के अंदर। हम्म। मतलब आपका जो लोगों की हेल्प करने वाला जज्बा है ना वो अभी भी कायम है और तब भी हाँ, कायम रहता है, ये एक बिल्कुल हाँ। नेचुरली जो है वो बिल्ड है आपके बिल्कुल अंदर। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं, आपके खाना बनाने का भी शौक है या सिर्फ खाने का शौक है? खाना बनाने का शौक तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, हमें खाना खाने का शौक है। ख़ास तौर पे पहले तो वालिदा के हाथ का बहुत खाता था अल्हम्दुलिल्लाह, अब वालिदा तो बहुत ज़ईफ़ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह 80 या 85 की उम्र होगी मगर अभी भी खाना बना लेते हैं। मैं थोड़ा 9-10 हो जाता है, तो अभी अहलिया के हाथ का बहुत शौक से खाता हूँ, बहन के हाथ का बहुत शौक से खाता हूँ, और बाहर कभी-कभार ऐसे चले जाता हूँ खाने के लिए। बाहर का खाना थोड़ा परहेज़ करता हूँ, कि बताता चलूँ मुझे थोड़ा पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया था, तो बहुत हम्म। परहेज़ करता हूँ बाहर के खाने से। बीच में इतना ज़्यादा हो गया तो मुझे पाइल्स की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन होने से बच गया। हम्म। तो मेरा खाना खाने का शौक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। हम्म। लेकिन मैं आपसे यही कहूँ कि आप जरूर अपनी फैमिली को भी खाना बना के खिलाएं अपने हाथ से, इंशाल्लाह। ताकि उनको भी ये पता चले कि क्योंकि खाने में मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है ना जिससे आप वाकई दूसरे बंदे के अंदर अपना प्यार डाल रहे होते हैं। तो बिल्कुल, वो फिर वो सही बात है कि वाकई जो दिल का रास्ता होता है ना वो मैदे से होके गुजरता है। तो बिल्कुल ये सही। हमारे बड़े कहते होते हैं। बिल्कुल अच्छा, सही। आप अब्दुल लतीफ भाई, आखिर में जो है वो लोगों के लिए बताएं, क्या मैसेज देना चाहते हैं यंग लोगों के लिए कि वो बेहतरी के रास्ते की तरफ आ सकें? बिल्कुल। बिल्कुल, देखो मेरा मैसेज जो है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, ज़ईफ़ लोग भी, मेल भी, फीमेल भी है, अदर लोग भी हैं, अदर कंट्री के भी लोग भी, जहाँ-जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है। मैं सब लोगों को शुरू से लेकर अभी तक यही मैसेज देना चाहूँगा कि अमन से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। इसी में हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। और मेरा सबसे पहले मैसेज यही है कि एक टाइम में हम खाना कम खाएँ, मगर एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। क्योंकि एजुकेशनली हम इम्प्रूव हो जाएँगे तो हमारा जितना सिस्टम है, जितना हमारे अंदर जो प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हुई, सब सॉल्व हो जाएगी। जब हम एजुकेशनली इम्प्रूव हो जाएँगे, एजुकेशनली हम मज़बूत हो जाएँगे, तो इंशाल्लाह हम फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। जब हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो हम दूसरे लोग को भी फाइनेंशियली और एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसमें हमारी दीन भी बनेगी, दुनिया भी बनेगी, आखिरत में भी हमें सवाब का ज़रिया मिलेगा, और
दुनिया में भी हमें दुआ मिलेगी। तो मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में कीमती टाइम है, और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती और अच्छा काम, दुनिया का सबसे बेहतरीन काम, मैं मजबूरी में बिजनेस का भाई के काम में हेल्प कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी समझिए या कमज़ोरी समझिए, मैं सबसे बेहतरीन काम मेरी नज़र में पढ़ना और पढ़ाना है। मगर अफ़सोस कि हमारे जो बर्रे सगीर का एरिया है, इसमें बहुत कम फ़ीस दी जाती है टीचर्स को और पढ़ने पढ़ाने वाले जो लोगों को। ज़्यादातर ऐसी होता है, सब जगह नहीं होता, ज़्यादातर 70% मुझे जहाँ तक लगता है टीचर्स को जो हिसाब से सैलरी देना चाहिए उस हिसाब से नहीं देते हैं। तो तकलीफ़ होती है देख के, बहुत वो होता है, क्योंकि टीचर्स हमारे रूहानी माँ-बाप की तरह रहते हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और उनकी सैलरी तो अच्छी होना चाहिए। जैसे एक पायलट की अच्छी होती सैलरी, क्योंकि वो सब लोगों को लेके चलता है, 200-300 पैसेंजर को। वैसे टीचर्स भी जो होते हैं हमारे, जो पढ़ने पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, वो हमारी एक नस्ल, एक जनरेशन मतलब वो करते हैं। आज मेरी टीचर्स की बरकत है कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, और 12th साइंस पास भी किया हूँ, और साथ में बिज़नेस में हेल्प भी किया हूँ। माँ-बाप तो हमारे जिस्मानी वालिदैन थे, मगर जो रूहानी वालिदैन हैं उनके लिए दिल से दुआ लगती है, ना कि मुँह ज़बानी लगती है। अभी मेरे वालिद साहब भी कब्र में चले गए, मेरे टीचर भी बहुत सारे कब्र में चले गए। मैं दिल से दुआ निकलती है, दिन से मैं कुरान शरीफ पढ़ के उनको बहुत सारे लोगों को बख्शते रहता हूँ, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। तो मैं सबको यही एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ वक़्त ज़ाया मत कीजिए, और वक़्त को कीमती बनाइए, एजुकेशन पे मेहनत कीजिए, और खुद भी एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग बनिए, दूसरों को भी एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करिए, और खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनिए, दूसरों को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, और नेगेटिविटी से दूर भागिए, और जो नेगेटिविटी फैलाने वाले दोस्त है या रिश्तेदार, इसको इग्नोर करना सीखिए। आप इंजन बन जाइए, जैसे इंजन मिसाल के तौर पर एक ट्रेन होती है, तो आप इंजन बन जाइए। अब ट्रेन इंजन को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कौन उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, वो इंजन अपना काम कर रहा है। जैसे कराची से निकला इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद जाके रहेगा। अब बीच में आंधी है, तूफान है, कौन उतर रहा है, कौन चढ़ रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इंजन की तरह बन जाइए, बस आगे देखते रहिए, अपना काम में लगे रहिए। कौन कौन पॉजिटिविटी कमेंट कर रहा है, कौन नेगेटिविटी कमेंट कर रहा है, हम अपने बस काम में लगे रहिए। तो इंशाल्लाह दिन दुनिया में भी हमको आराम रहेगा, और हर जगह हम सुकून से रह सकेंगे। और मैं लास्ट में जाते-जाते बस यही है कि एजुकेशनली अपने आप को इम्प्रूव करिए, और फाइनेंशियली इम्प्रूव करिए, और नेगेटिविटी से दूर रहिए, तो इंशाल्लाह सब मामला हमारा आसान हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मेरे ज़हन में आया, वैसे तो ये आखिरी सवाल था, लेकिन अभी एक और चीज़ बिल्कुल। माइंड में आपसे पूछना चाहती हूँ। डिग्री या स्किल? आप वापस से रिपीट करेंगे, क्योंकि पंखा थोड़ा मेरे घर में पास है। जी, जी, मैं पूछ रही हूँ कि डिग्री या स्किल, दोनों में से क्या बेहतर है? डिग्री या सेल? स्किल, स्किल। अच्छा, स्किल, हाँ, हुनर। हुँ, मेरे नज़दीक अगर देखा जाए, मेरा जो एक्सपीरियंस है 28 साल में, जो हो सकता है मेजॉरिटी मेरी बात से एग्री ना करती हो, डिसएग्री करती हो। मेरे नज़दीक 70% स्किल को दूँगा, और 30% या 25% मैं डिग्री को दूँगा। सही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा जो तजुर्बा है, मुझे यहीं तक लेके आया है, और उससे ज़्यादा मुझे नॉलेज मुझे पता नहीं है। स्किल ज़्यादा मेरे नज़दीक है, मगर हुँ, ये डिग्री भी होना चाहिए साथ में। दोनों, दोनों होनी चाहिए। हाँ, दोनों लेकिन होना आप चाहिए। फिर भी स्किल को जो है वो ज़्यादा रेट करते हैं और डिग्री को कम रेट करते हैं। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, और इंशाल्लाह कभी दोबारा आपके साथ बैठने का बस मौका मिला वन तो मिनट का मैं टाइम ज़रूर। ले रहा हूँ आपसे। जी, जी, मेरे जी। बिजनेस में बहुत सारे मेरे जो भाई लोग में ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, नॉन हुँ, एजुकेटेड है। हो सकता है उनको साइन करने के अलावा कुछ नहीं आता। आज हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है, स्ट्रांग का लफ्ज़ ही छोड़ो। उनके पास डिग्री नहीं है, बस उनके पास स्किल थी। तो आज स्किल के बेस पे वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, और उन्हीं के साथ में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में उनके दोस्त थे, डिग्री वाले थे, आज वो जॉब पे ही रह गए। और जो मैं देखा, जो स्किल वाले मेरे भाई, सगे भाई की बात बता रहा हूँ, और फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो गए, हम लोग को सोचना पड़ता है। खाली उनको सिग्नेचर के अलावा, और अपनी लैंग्वेज में खुद ही हिंदी, उर्दू, मराठी मिक्स करके लिखते हैं, खुद ही लिखते, खुद ही समझते हैं। आज टर्नओवर उन लोग का ज़्यादा है। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त। आपने इसको इतने अच्छे से जैसे मिसाल दे के एक्सप्लेन कर दिया, तो मेरे ख़्याल से देखने वालों को भी वाज़िया हो जाएगा। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया अब्दुल हसीब भाई, आपके वक़्त का, कि वक़्त बहुत ज़्यादा कीमती है। मेरे ख़्याल से सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन वक़्त नहीं आ सकता। बिल्कुल सही। आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी स्टेबिलिटी लेकर आए कि हम वहाँ आ आमीन, सकें, आमीन, आप आमीन। यहाँ। इंशाअल्लाह ज़रूर।
हम लोग बिल्कुल रहते तो अलग अलग जगह है, लेकिन हम एक ही है, ये पूरा पाकिस्तान और इंडिया एक ही है, क्योंकि यहाँ के लोगों बिल्कुल के दिल अलग, मिलते दिल दिल मिले तो हुए हम लोग के। मिले हुए हैं। आपसे जैसे मतलब बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना आपने जो है वो प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। बिल्कुल जावेद भाई जो है वो मेरी क्लास में होते हैं, मेरी क्लास फेलो हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनसे बात करके बिल्कुल उनके बारे में जान के, इंडिया के बारे में जान के मजा आ जाता है। हालांकि हमने बिल्कुल किताबों में पढ़ा है, फिल्में देखते हैं, लेकिन जो बिल्कुल एक इन पर्सन के साथ हम बैठ के बात बिल्कुल करते हैं ना, उसका मजा ही अलग होता है। तो बिल्कुल सही। इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।